हाँ चलो देखो, ये बजट में दो पार्ट होता है, एक रिसिप्ट साइड और एक क्या, पेमेंट साइड। और ये जो रिसिप्ट होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फ्यूचर का रिसिप्ट होता है, और चूंकि फ्यूचर का होता है इसलिए क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है। समझ में आ रहा है? वैसी जो पेमेंट होता है वो फ्यूचर का पेमेंट का हम सोचते हैं, और वो भी इसीलिए एस्टिमेटेड होता है। फ्यूचर का कोई भी चीज होगा तो एस्टिमेटेड होगा। तो फ्यूचर एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड फ्यूचर एस्टिमेटेड पेमेंट्स, इन दो चीजों को बजट में कंपेयर किया जाता है। फिर अगर हम बात करें रिसिप्ट का, तो रिसिप्ट भी दो टाइप का होता है। पहले तो दो पार्ट हो गया, एक रिसिप्ट पार्ट और एक पेमेंट का। फिर रिसिप्ट भी दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट। और फिर पेमेंट में कैपिटल पेमेंट और एक रेवेन्यू पेमेंट। तो दो पोर्शन हो गया, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल पेमेंट और एक रेवेन्यू पेमेंट। तो समझते हैं हम ये, मैंने आपको जो रिसिप्ट, कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब समझाया था वो अकाउंट्स के हिसाब से बताया था। बट अब हम समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से कि कैपिटल रिसिप्ट्स किसको कहा जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स किसको कहा जाता है, कैपिटल पेमेंट किसको कहा जाता है और रेवेन्यू पेमेंट किसको कहा जाता है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू में। देखिए बहुत सिंपल है, एकदम प्रैक्टिकल में एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए ध्यान से समझना। अब मेन बात जो बोलने जा रहा हूं, खुद सोचो कि आपके घर में अगर पैसा आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं बजट हमारे घर में ही बनता है। ऐसा नहीं है कि अभी जो बजट का हम लोग पढ़ रहे हो किसके बजट का बात कर रहे हैं, घर का बजट कि देश का बजट, पूरे कंट्री का बजट। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पता है, पूरे ग्रुप एग्रीगेट के बारे में पढ़ाया जाता है, इसलिए पूरे कंट्री का बजट है। लेकिन कंट्री किससे बना है, मैंने बताया था किससे बनता है, पब्लिक से ही बनता है। 140 करोड़ लोग से ही कोई भी देश जाना जाता है। हमारा इंडिया में बताया था आपको कि कोई भी कंट्री किससे बनता है, स्टेट से। स्टेट किससे बनता है, डिस्ट्रिक्ट से। डिस्ट्रिक्ट किससे बनता है, ब्लॉक, या आप बोलो अलग अलग जो सिटीज होते हैं उससे। और ब्लॉक किससे बनता है, तो विलेजेस से। और विलेज किससे बनता है, फैमिली से। और फैमिली किससे बनता है, फैमिली मेंबर से। तो लास्ट में फैमिली मेंबर्स ही आए, ह्यूमन बींग्स 140, उन्हीं लोगों से देश बनता है। तो आप ये चीजें हमेशा समझना है कि कोई भी देश, इंडिया का इनकम, नेशनल इनकम इंडिया का कोई इनकम नहीं है। इंडिया का इनकम कौन कमा रहा है, 140 करोड़ लोग जो का इनकम होगा वही किसका इनकम होगा, इंडिया का इनकम होगा। ये बात बार बार समझना है कि अपने आप में इंडिया का कोई इनकम नहीं होता है। इंडिया का इनकम मींस, मैंने बोला कि भैया जैसे पापा का इनकम पापा से पूछ लेंगे, भैया का इनकम भैया से पूछ लेंगे, लेकिन इंडिया का इनकम किससे पूछिएगा, तो इंडिया है नहीं कुछ। इंडिया है कहाँ, तो वही 140 करोड़ लोग। हर देश की आवाम, पब्लिक, जनता जो होती है वही उस देश का डेफिनेशन में आता है, वही उस देश, कंट्री उसी से बना है। अभी कुछ दिन पहले मैं बार बार बोल रहा था कि भारत पाकिस्तान से जैसे युद्ध का माहौल चल रहा था, और अगले दिन अगर न्यूज़पेपर में छप रहा है कि मान लो अगर बाय द वे भारत ने अगर एटम बम गिरा दिया, क्या छपता कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से क्या हो गया, गायब हो गया। तो दुनिया के नक्शे से गायब हो तो पाकिस्तान कैसे गायब हो, मिट्टी तो अभी है ही पाकिस्तान का। पाकिस्तान का पहाड़, नदी, पेड़ पौधा, झरना सब तो है ही है, फिर गायब कैसे हो गया। इसका मतलब कि कौन गायब हो गया, लोग। और लोग गायब हुए तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो गया। मतलब कोई भी देश बनता है वहां की आवाम से, वहां की जनता, वहां की पब्लिक, उससे बनता है। न कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वहां के नदी, पेड़, पहाड़, पौधा, मिट्टी से देश बनता है। ये हमेशा समझना है इस बात को। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बजट, तो किसका बजट का बात हो रहा है, देश का बजट। और देश का बजट कौन बनाएगा, तो भैया फैमिली, फैमिली का जो बजट होगा उसी से किसका बजट बनेगा, देश का बजट बनेगा। अब ये जो बजट बनता है ये किसी एक फैमिली के नहीं बनता है, किसके लिए बनता है, पूरी फैमिली, सारे देश की जितनी फैमिली सबके लिए बनता है। 140 करोड़ लोगों के लिए बजट बनता है। मैंने बोला था एक और बात कि बजट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी सेक्टर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। मैंने बताया था इस बजट से सबका एक्सपेक्टेशन होता है। एक हाउसवाइफ, उसको भी एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे गैस चूल्हा का दाम घट जाएगा। अरे बोलो, इस बजट से स्टूडेंट को भी होता है कि हमारे लिए कोई नया कॉलेज खुलेगा, आईआईटी कॉलेज बढ़ेंगे, या हमारे जो मेडिकल के कॉलेज है वो पढ़ाए जाएंगे, या और भी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज आएंगे हमारे एरिया में। तो स्टूडेंट को भी का भी एक्सपेक्टेशन बजट से होता है, हाउसवाइफ का बजट भी एक्सपेक्टेशन से होता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, उनको भी होता है बजट, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको भी होता है कि हमारे लिए टैक्स स्लैब में कुछ चेंजेस होगा, मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बजट में अलग प्रोविजन, फार्मर्स के लिए अलग होता है। सब लोग इस बजट से एक्सपेक्टेशन करते हैं, हर आदमी का इस बजट से। इसीलिए जिस दिन बजट पेश होता है उस दिन हर किसी का नजर होता है कि हमारे हमारे लिए, जैसे समझो एक तरह से मैं ऐसे समझाऊं कि बजट जो होता है ना, वो एक तरह से देखा जाए सेंटा क्लॉज, समझते हो ना, अरे सेंटा वही है ना, तो क्या बोलते हैं उनको, सेंटा, हाँ सेंट, लॉस है कि क्लॉज है, क्या है, सेंटा क्लॉज। तो सेंटा क्लॉज जो है, समझो कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन सेंटा क्लॉज के रूप में आते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। और सेंटा क्लॉज जैसे सबको कुछ ना कुछ देके जाते हैं, बांटते हैं, तो समझो एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर लोग उस दिन सेंटा क्लॉज के नजरिए से देखते हैं, तो भाई ये सेंटा क्लॉज है, हमारे लिए कुछ ना कुछ लाए हैं, समझ में आ रहा है, हमको क्या देंगे, हमको क्या देंगे। सब लोग उस दिन टीवी खोल के देखता है और न्यूज पेपर पढ़ता है कि हमारे लिए क्या आया। इवन जो बूढ़े लोग हैं वो लोग भी सोचते हैं कि वृद्धा पेंशन में कुछ हुआ क्या,
नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हर आदमी जो हैंडीकैप वो भी समझता है कि विकलांग पेंशन में कुछ बढ़ोतरी हुआ है क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हर आदमी को एक्सपेक्टेशन, हर मतलब जितनी भी हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर से हो, चाहे आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर से हो, चाहे फार्म सेक्टर से हो, हाउस होल्ड और फार्म मेनली यही दो सेक्टर के लोग, गवर्नमेंट तो बजट बना ही रहा है। तो हाउस होल्ड और फार्म ये दोनों सेक्टर के लोग हाईली एक्सपेक्टेशन से जुड़े रहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमारे लिए बजट में जरूर हमको मिला। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए ये बजट में 2 पोर्शन मैंने बोला, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रेवेन्यू रिसिप्ट, 2 पोर्शन हुआ। अभी दोनों पोर्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कैपिटल रेवेन्यू समझो। जो कैपिटल वर्ड आया, वो कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होगा और रेवेन्यू वर्ड का मतलब क्या होगा? मैंने बोला आपके घर में जो पैसा आता है, अब बताओ मुझे पैसा जो आपके घर में आता है, वो पैसा कैसे आता है? क्या किस वजह से आता है? रिसिप्ट जो पैसा आता है, तो उसमें क्या होता है? जैसे आपके पापा सैलरी के थ्रू पैसा आ रहा है, तो वो पैसा जो इनकम जनरेट हुआ आपके घर में, वो इनकम जनरेट होने के पीछे रीजन क्या है? क्या वजह है जिसकी वजह से पैसा जनरेट हो रहा है? चलिए मैं बता रहा हूं। जब भी हमारे घर में कुछ इनकम होता है या मेरे जेब में कुछ पैसा आता है, तो वो 2 चीजों की वजह से आता है। और जब भी कोई एक्सपेंस भी होता है मेरे घर से, तो उसके पीछे 2 वजह होते हैं। ये 2 वजह क्या हैं? आप समझिए, आप सब लोग जानते हैं इस चीज को। जब भी मेरे जेब में कोई पैसा आता है, तो उसके पीछे वजह क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। या तो मेरा कोई एसेट्स डिक्रीज करता है, या तो मेरा लायबिलिटी इंक्रीज होता है, तभी मेरे पास पैसा आता है। ये है असली इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैपिटल का डेफिनेशन। जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो फिक्स है, मैं आपको बोल रहा हूं कि या तो एसेट्स डिक्रीज करके पैसा आएगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज करके। अब आप सोचो कि सही में ऐसा कब आपके पास पैसा आया, तो ऐसा हुआ क्या? सोचिए अच्छे से। अब कोई बोलेगा नहीं सर, मेरे पास तो पैसा आया, लेकिन इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तभी पैसा आया। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बोला है कि 2 तरह के रिसिप्ट हो गए, कैपिटल और एक क्या होगा? रेवेन्यू। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बात करते हैं। जब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तब भी पैसा आपके यहां आया। जब भी मतलब ये 2 रीजन होते हैं पैसा आने के, मेरा कहना ये है। लेकिन कभी-कभी ये दोनों रीजन नहीं होते और फिर भी पैसा आ जाता है। ये दोनों रीजन नहीं है और फिर भी पैसा आ गया। बस वही होता है रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जब इन दोनों चीजों की वजह से पैसा आता है, तो वही होता है कैपिटल रिसिप्ट। यही अंतर कैपिटल और रेवेन्यू में। कैपिटल रिसिप्ट्स किसको कहा जाएगा? दोज रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which decreases assets और increases liability and increases liability। अरे बोलो, या तो इस एसेट डिक्रीज करेगा या तो लाइबिलिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। उसके पीछे यही दोनों रीजन, तब वो होता है, तब वो इनकम जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आपके घर में अगर हम बात करते हैं, पापा 5 लाख रुपया लेके आए, 5 लाख रुपया लेके आए, तो रिसिप्ट हुआ ना? जल्दी बोलो, वो रिसिप्ट हुआ कि नहीं हुआ? 5 लाख रुपया आपके घर में आया, 5 lakhs रुपीज घर में पापा लेके आ रहे हैं, तो वो तो रिसिप्ट हुआ, पैसा आया। पापा से पूछे कहां से आया? पापा से पूछा गया कहां से आया? जागते रहो, शुरू कर दिए तुम मुझे झूठ बोलते हो, हम पहचान रहा हूँ। वो बचपन में एक गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, थोड़ा सा ऑड लगेगा, वो गाना था गोरी तेरी आंखें कहें। समझ में आ रहा है? रात भर सोई नहीं, ये गाना होता था। तो वही चीज मुझे याद आ जाता है तुम लोगों को देख के, धीरे धीरे आंख बता देता है कि सर हम सोए नहीं है, हम अब सोने की कोशिश कर रहे हैं, यही यही सोएंगे। तुम एक दिन यहाँ भी देखा था, यहाँ बैठे थे ना तुम, यहाँ पे। अच्छा उस दिन नहीं थे, उस दिन ऐसी आंख लाल हो रहा था ऐसे ही अपने आप। हाँ चलिए सुनिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि पापा 5 लाख रुपए लेके आए। अरे बोलो, और 5 लाख रुपया जो लेके आए, उनसे पूछे कि कहां से लाए? पापा ने बोला कि एक जमीन था उसको बेच दिए। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो वो जो उनके पास इनकम आया किसके वजह से आया? डिक्रीज, ये वाला पोर्शन है ना? अरे बोलो, ठीक। फिर अगले दिन पापा 2 लाख रुपए लेके आए, पापा से बोले कहां से लेके आए? बोले कि बैंक से लोन लिए। कौन सा वाला हुआ? लाइबिलिटी इंक्रीज। तो ये 2 सोर्स अलग। फिर एक दिन पापा लेके आए 1 लाख रुपया, बोले कहां से आया? अरे बोलो ना। तो बोले कि सैलरी मिला है। क्या मिला है?
अब बताओ जो सैलरी उनको मिला, वो इनकम जो हुआ उनको, वो किसके वजह से हुआ? एसेट डिक्रीज करने से? कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुआ? वो तो पहले ही लायबिलिटी जो था रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर चुके हैं, तब मिला है ना महीने क्लास में। अरे बोलो, वो कौन सा रिसिप्ट में आ जाएगा? रेवेन्यू। सैलरी जो होगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, लेकिन जो जमीन बेचने से, घर बेचने से, गोल्ड बेचने से या कोई और चीज लोन लेने से जो इनकम हो रहा है वो कौन सा होगा? कैपिटल। नहीं समझ में आया? अब अकाउंट से भी रिलेट कर सकते हो, करना चाहो तो। कैसे? मैंने बोला था कैपिटल कौन से नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग। अरे बोलो ना। और रेवेन्यू कौन से नेचर का होता है? रिकरिंग। ये बताओ सैलरी बार बार मिलेगा कि नहीं? तो रिकरिंग उससे भी दिख रहा है। और जमीन और लोन बार बार लेंगे, तो कौन सा हुआ? नॉन रिकरिंग। भैया वो भी इससे दिख रहा है, तो दोनों चीज मैच भी हो रहा है, उसमें वो भी मैच कर रहा है। लेकिन आप ये लिख नहीं सकते, मैं बार बोल रहा हूं, जब आपको इस बजट चैप्टर में पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स, तो आप ये नहीं लिख सकते कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर इन द नेचर ऑफ नॉन रिकरिंग। ये आप नहीं लिख सकते यहाँ पे। यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ये आपको बोलना पड़ेगा, ड्यू टू डिक्रीज इन एसेट्स एंड और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इज इट क्लियर? और revenue receipts are those receipts which can't affected या which have no effect on assets and liability, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता assets और किस पर? liability पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो वो हो गया आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक वैसे ही अब आते हैं, चलिए अब आपको यहां इधर दिखा रहा हूं, पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट जब आपका कोई होता है, जब आपके यहां से कोई खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो पेमेंट जब होता है तो उसके भी दो वजह होते हैं। पेमेंट होगा तो या तो आपके यहाँ कोई एसेट्स इंक्रीज करेगा और या तो आपका कोई लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, इसका ठीक उल्टा। जब भी आपके घर में खर्च होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई एसेट्स बढ़ जाएगा और या तो कोई लायबिलिटी घटेगा। लेकिन अगर बिना ये दोनों हुए आपके पास कोई खर्चा हुआ है, पेमेंट हुआ है, तो समझ जाना वो रेवेन्यू है। मतलब इन दोनों पर अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और खर्चा हो गया तो रेवेन्यू, इन दोनों पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और पैसा आ गया तो रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो इन दोनों पे इंपैक्ट नहीं डालता है, और कैपिटल मतलब जो इन दोनों की वजह से होता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो चलिए अब इसका एग्जांपल, पापा बोले कि आज 2 लाख रुपए खर्चा हो गया। बोले क्या खर्चा? 2 लाख रुपए क्या चीज में पेमेंट कर दिए, खर्चा कर दिए? तो बोले कि भैया मैंने क्या खरीदा है? जमीन खरीदा है। एसेट्स इंक्रीज। अब पेमेंट हुआ, एसेट्स इंक्रीज। पापा बोले 5 लाख रुपए आज खर्चा करके आ रहे। बोले क्या जमीन खर्चा हुआ? तो एक लोन लिए तो उसका रीपेमेंट कर दिए, वापस कर दिए, तो लायबिलिटी डिक्रीज। तो ये हो गया आपका कैपिटल पेमेंट। लेकिन वही बोल रहे हैं, पापा ने क्या दिया? तो रेंट दिया। पापा ने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। अरे बोलो, पापा ने क्या दिया? टैक्स दिया। क्या दिया? तो बताओ टैक्स देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? उनका कोई एसेट्स बढ़ेगा? कोई लायबिलिटी घटेगा? नहीं, फिर भी तो पैसा गया, तो वो हो गया रेवेन्यू पेमेंट। तो टैक्स पेमेंट आ गया रेवेन्यू पेमेंट। इज इट क्लियर? अभी तो मैं जो एग्जांपल दिया हूं वो पापा के हिसाब से बताया, मतलब फैमिली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम तो देश का बजट बना रहे हैं। अब देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, के हिसाब से मत सोचिए। चलिए, मीनिंग यही है, लेकिन अब गवर्नमेंट बन के सोचना है आपको। ये बताइए, गवर्नमेंट के पास में कौन सा ऐसा पैसा आएगा जिसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, और गवर्नमेंट के पास से कौन सा ऐसा पैसा आएगा जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट? गवर्नमेंट के पास से कौन सा खर्चा ऐसा होगा जिसको हम कैपिटल पेमेंट, और कौन सा खर्चा होगा जिसको रेवेन्यू पेमेंट? कौन से रिसिप्ट और पेमेंट को हम गवर्नमेंट का कैपिटल और रेवेन्यू में ऐसे कैटेगराइज करेंगे? इसी डिफिनेशन के बेस पर। चलिए मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, आपको बताना वो किस में आएगा। चलिए, गवर्नमेंट के पास में पैसा आया, कहां से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा? सबसे मेन सोर्स क्या होता है? टैक्स। तो टैक्स लिया गवर्नमेंट पब्लिक से, तो ये टैक्स जो रिसिप्ट होगा, कौन सा रिसिप्ट? टैक्स रिसिप्ट। मैं वर्ड ही बोल रहा हूं, टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट किस में आएगा आपके हिसाब से? वो किस में आना चाहिए? कैपिटल रिसिप्ट में आना चाहिए? पेमेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि रिसिप्ट है तो रिसिप्ट ही में आएगा। तो रिसिप्ट में दो है, कैपिटल रिसिप्ट और एक क्या है? रेवेन्यू। तो आपको क्या लगता है टैक्स रिसिप्ट किस में आएगा? कैपिटल रिसिप्ट में आएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा? किसमें आएगा? क्यों? क्योंकि वो टैक्स उसको मिला, और उसके मिलने से ना तो कोई उसका एसेट्स घटता है, ना कोई लायबिलिटी बढ़ता है, और वो पैसा उसके पास आ जाता है। इसके अलावा मैं बोलूंगा आपसे फीस एंड फाइन्स लेता है, पेनाल्टी लेता है गवर्नमेंट। अभी हेलमेट नहीं पहनोगे आपको फाइन लगा देगा, वो बिल रसीद काट के दे देगा, चालान वालान जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो गवर्नमेंट को इनकम हुआ ना, अरे बोलो ना भैया, ये कौन सा हुआ? कैपिटल हुआ कि रेवेन्यू? ये सब रेवेन्यू है, इससे कोई उसका एसेट्स ना घटता ना लायबिलिटी बढ़ता है। चलिए, तो रिसिप्ट दो टाइप का होता है, आई मीन टू से, मैंने समझाया अभी, तो जान लीजिए। गवर्नमेंट रिसिप्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपके घर के रिसिप्ट का नहीं। गवर्नमेंट जो पैसा आता है सरकार के पास, वो दो तरह का होता है। एक होता है टैक्स रिसिप्ट और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। दो कैटेगरी में बांटा गया है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया, एक टैक्स रिसिप्ट और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट।
टैक्स रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जो टैक्स के थ्रू आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो और चाहे क्या हो इनडायरेक्ट, दोनों टैक्स रिसिप्ट में आएगा। और एक होता है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट के कैटेगरी में वो सारे रिसिप्ट आते हैं जो टैक्स के थ्रू पैसा नहीं आता लेकिन फिर भी आता है, और उसी में आता है मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। वही सारे फीस और फाइन जो हाउस होल्ड लोग गवर्नमेंट को देते रहते हैं बीच बीच में पेनाल्टी के रूप में या लाइसेंस फीस के रूप में, या अलग अलग जो चार्जेस लेते रहता है सरकार कभी कभी, वो जमीन के नाम पे जो होता है रजिस्ट्री चार्ज, अरे बोलो, बहुत सारा अलग अलग गवर्नमेंट बीच बीच में पब्लिक आम जनता से चार्ज लेता है अलग अलग नाम से। तो वो सारे जो रिसिप्ट है वो नॉन टैक्स रिसिप्ट में आते हैं। एक टैक्स रिसिप्ट और एक टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, ये इसके थ्रू जो पैसा आया, और इसको छोड़कर बाकी सारा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, फीस और फाइन जो मिसलेनियस फीस दे रहे हैं या फाइन दे रहे हैं या पेनाल्टी दे रहे हैं, कौन, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को, वो सारे नॉन टैक्स रिसिप्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये दोनों ही, मैं आपकी बात करूं, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट, ये दोनों ही रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है। किसमें आता है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप का होता है अगर मैं बोलूं, एक टैक्स रिसिप्ट और एक क्या, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट मैंने एग्जांपल दे दिया है क्या क्या आता है, इज इट क्लियर? तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही दो टाइप का होता है। अब मैं आपसे पूछूं, अब बताइए मुझे, अब कैपिटल रिसिप्ट के बारे में सोचते हैं। अभी गवर्नमेंट ने सपोज करो कि इंडियन एयरलाइंस जो था, या बहुत सारे ऐसे वो गवर्नमेंट के सेक्टर के पीएसयू जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत सारे थे, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेट लोगों के हाथ में भेज दिया या उनको दे दिया कि आप लीज पे दे दिया कुछ सालों के लिए कि आप इसको यूज करिए। तो अब जो, अब आपको क्या लग रहा है, अब जो या गवर्नमेंट की बहुत सारी जमीनें होती हैं जो कई बार वो बेच देता है गवर्नमेंट, किसको, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े कंपनी, टाटा बिरला अंबानी अडानी जैसे। विपक्ष वाले इल्जाम हमेशा ये अपोजिशन वाले क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे क्या लगाते हैं, आरोप लगाते हैं भाई कि ये सब बेच रहे हैं, सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी किसको लिए बेच रहे हैं, अंबानी अडानी को ये लोग हैंड ओवर कर रहे हैं, दे रहे हैं। वही वही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बताओ, अब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया वो किसके थ्रू है, एसेट डिक्रीज करके आया ना, क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? या गवर्नमेंट के बारे में आप सुने होंगे, जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था, आईएमएफ से लोन ले रहा था, बहुत सारा वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा था। तो ये जो इस तरह के गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लिया लिया है, तो ऐसे जो बीच बीच में गवर्नमेंट के पास और भी पैसा आता है, जो या तो कोई एसेट्स बेच के, कोई जमीन गवर्नमेंट का था या गवर्नमेंट की कोई कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उसको बेच दिया गया प्राइवेट लोगों के हाथ में, उसको एक वर्ड में डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्या कहता है? जब पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाता है, उसी को एक वर्ड बोला जाता है डिस इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम एसेट्स बढ़ा रहे हैं, अपना खरीद रहे हैं। और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो एसेट्स हमारा था, प्रॉपर्टी हमारा था, उसको हम बेच दे रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो जब डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड सिर्फ आता है जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब बेचा जाता है, तभी एक वर्ड आता है डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जब गवर्नमेंट अपनाती है, अपनाना पड़ता है जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बहुत लॉस में चलते हैं, जब चला नहीं पाते हैं, जैसे अभी बीएसएनएल के बारे में भी बात हो रहा था, वही चीज है। तो जब कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है वो बहुत लॉस में चलता है, तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है सरकार को कि भाई हम जब इसको चला नहीं पा रहे, लॉस हो रहा है, तो इसको बंद करो और इसको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भेज दो, वो लोग अपना चलाएंगे, हो सकता है कि बढ़िया एम्प्लॉय का टैकल करेंगे। हमारे अंडर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, और होता ही आप पता है, देखो सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस और एक प्राइवेट स्कूल का परफॉर्मेंस, क्यों लोग वही एक सरकारी अस्पताल में एक प्राइवेट अस्पताल में, आप जानते हो डिफरेंसेस। तो अक्सर ये क्यों होता है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट जॉब पाने तक लोगों के मन में होता है कि मतलब हमको गवर्नमेंट जॉब, मतलब मुझे ये लगता है ना कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ही लोग मेहनत करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? गवर्नमेंट जॉब करना होगा तो लोग बोलते हैं कि हम मेहनत ही करते हैं इतना, अगर गवर्नमेंट जॉब में मेहनत ही करना होता तो हम क्यों मेहनत करके इतना पढ़ाई करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाई में जो मेहनत करते हैं, जॉब पाने तक जो लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब मिला तो उसके बाद किसी का इंटेंशन नहीं होता मेहनत करना, क्योंकि वो बोलता ही है कि हम इतना मेहनत काम करने के लिए थोड़े किए थे, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए किए थे, और गवर्नमेंट जॉब में हमको पता है आराम होता है इसलिए हम कर। तो एग्जैक्टली वही चीज है। प्राइवेट जॉब में सबको पता रहता है कि भैया प्राइवेट जॉब पाने में भी मेहनत करना है और उसके बाद भी मेहनत करना है, कंटिन्यूसली चलते रहना। ये लोगों की एक मेंटेलिटी है जो आम है। और इसीलिए पब्लिक सेक्टर यूनिट जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिट्स हैं, वो क्या होते हैं, लॉस में चले जाते हैं, वो हमेशा लॉस में होते हैं। तो मेरा एक कोचिंग में अगर ये सोच लूंगा कि हाँ बस जमाने तक इसको मेहनत करूंगा उसके बाद बैठ जाऊंगा, तो मुझे पता है फिर बंद हो जाएगा। तो हमेशा मेहनत करना है, इसमें दिमाग में रखना है कि हर साल अच्छा रिजल्ट देना है, एक भी साल गड़बड़ होगा तो भैया कुछ दिक्कत होगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर में मेंटेलिटी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार सरकारी स्कूल आता, हमको क्या करना है, स्कूल का रिजल्ट आया चाहे नहीं है, सब लोग पढ़ा, सब लोग समझे। तो वो एक अलग चीजें होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अक्सर लॉस में जाता है, उसके पीछे रीजन यही होता है, वहां के एम्प्लॉय जो होते हैं वो कामचोरी करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं। और वो इसलिए नहीं मेहनत करते क्योंकि उनको लगता है कि मेरा अधिकार है मेहनत नहीं करना, हमने इसीलिए इतना मेहनत किया था कि मेहनत नहीं करना पड़े। समझ में आ रहा है, आगे काम नहीं करना पड़े, तो हम वही काम कर रहे हैं।
मैं कई बार सुनता हूँ, ये तुम लोग भी सुने होंगे कि घूस लोग जो लेते हैं, जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, तो अक्सर बोलते हैं कि ये मेरा राइट्स है, ये मेरे कलम की ताकत है कि मैं इतना पैसा मैं पढ़ा लिखा हूँ और इतना एजुकेटेड हूँ, इसलिए मेरे को लोग घूस दे रहे हैं। तुम भी ले सकते हो क्या घूस? तुम्हारे कलम में पावर है क्या? तुम्हारे साइन से कोई घूस देगा तुमको? नहीं देगा, मुझे देता है। तो ये एग्जैक्टली जितना बड़ा पोस्ट पे होगा, उसकी पावर उसके कलम में उतना ही ज्यादा मिलेगा और उतना ही ज्यादा वो लूटने का कोशिश करेगा। तो ये तो हमने खुद सिस्टम ही डेवलप किया है। तो इसीलिए मेन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो रीजन है लॉस में जाने का, वो यही रीजन है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वो हमेशा एक रेड टेपिज्म वर्ड है, लाल फीताशाही जिसको कहा जाता है। और रेड टेपिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है ना कि भैया मेरी कलम, मेरी कुर्सी, मेरा ताकत है और मैं हूं सब कुछ यहाँ पर, दैट्स ऑल। बाकी जिसको अफसरशाही एक वर्ड हिंदी में बोला जाता है, तो अफसरशाही का मतलब होता है अफसर बन गया, उसके बाद से अब हम ही राजा हो गए। शाही, शाही मतलब राजा, हम ही राजा हो गए, अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो आम आदमी का वहां शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। डेमोक्रेसी में दो ही चीजें गड़बड़ होती हैं। बात आई है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेमोक्रेसी में दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है, तो एक, जब डेमोक्रेसी में अफसरशाही मतलब जिसको रेड टेपिज्म बोला था वो भी हावी होता है, तो पब्लिक का शोषण होता है। कहीं भी जाइएगा तो आपको क्या देना पड़ेगा, काम कराने के लिए क्या देना पड़ेगा, घूस। तो वो हो गया, वो अफसरशाही, अफसर लोग घूस लेता है। और दूसरा, कभी कभी जो आपका नेता है, वो नेता जो होता है वो भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं करप्शन। तो नेता लोग घूस नहीं लेता है, नेता लोग क्या करता है, सीधे लूटता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये लोग थोड़ा थोड़ा टेबल के नीचे से लेता है और वो लोग खुलेआम लूटता है कि 5 करोड़ का फंड था तो आपको कितना देंगे, 2 करोड़ देंगे, 3 करोड़ तो हमारे स्विस बैंक में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों में अंतर है, लूटता दोनों है, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा लूटता है और एक जो होता है वो पूरा एक ही बार में बोलते हैं को करप्शन हुआ है। तो अफसर लोग करप्शन नहीं कर सकते, अफसर लोग बस थोड़ा बहुत, समझ में आ रहा है, अपनी औकात के हिसाब से, डीएम है तो थोड़ा ज्यादा, उसके नीचे थोड़ा सा है तो थोड़ा सा कम, ऐसे धीरे धीरे। जो बाबू है थोड़ा सा और कम, वो 50 रुपया ही डेली मिल जाएगा, उतने में खुश हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का होता है, लेकिन नेता का अलग लेवल है। तो एग्जैक्टली ये दोनों ही वजह से हमारा हमेशा ये जो बजट अनबैलेंस बोलते हैं ना, अभी बजट पढ़ाऊंगा मैं कि बजट बैलेंस कब है, अनबैलेंस कब है। तो ये अनबैलेंस होने के पीछे ये दोनों ही रीजन होते हैं। घाटे का बजट जो बोला था, डेफिसिट बजट में पढ़ाऊंगा आगे, वो आने का तो मेरे हिसाब से ये दो ही रीजन है कि नेताओं का भ्रष्टाचार, करप्शन, और जो अफसर हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उन ऑफिसर्स लोग हैं, उनका जो होता है वो टेबल के नीचे का जो कलम का ताकत बोल बोल के और वसूलते हैं, वो उनका सबसे बड़ा रीजन होता है। ये दो वजह होता है जिसकी वजह से हमेशा हमारा देश में घाटे का बजट पेश होता है। घाटे का बजट हमेशा पब्लिक के लिए फायदेमंद होता है। मैं बताऊंगा, आगे आएगा टॉपिक, मैं बताऊंगा उसमें। पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया कैपिटल में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू पेमेंट। मैंने क्या बोला आपको कि कैपिटल में क्या होगा, जब पेमेंट, जब जैसे कोई सरकार ने जमीन बेचा और उसके बाद उसकी वजह से पैसा उसके पास में आ रहा है, या सपोज करो कि लोन लेके आ रहा है, तो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल पेमेंट में जब सरकार ने कोई, मान लो पैसा खर्चा हुआ उसका और उसकी वजह से सरकार के पास एसेट्स आ गया, क्या आ गया, समझ लो, या राफेल जैसे खरीदा उस समय, तो राफेल खरीदा तो क्या हुआ, उससे पैसा गया लेकिन उसकी वजह से हमारे एसेट्स क्या हुआ, बढ़ा। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, किसमें आएगा, कैपिटल पेमेंट्स में आएगा। तो जब कोई एसेट्स इंक्रीज करे या लाइबिलिटी, या वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुका दिया सरकार ने, अरे बोलो, पैसा गया लेकिन पैसा जाने के पीछे रीजन क्या है कि लाइबिलिटी क्या हो गया, डिक्रीज। तो एसेट इंक्रीज या लाइबिलिटी डिक्रीज करके जब पैसा हमारे पास से जाए तो वो कैपिटल पेमेंट होता है। लेकिन अब पैसा चला गया, जैसे अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं, पैसा चला गया, क्या, जितना सरकार स्कॉलरशिप बांटता है, अरे बोलो ना, साइकिल बांट देता है, लैपटॉप देता है, सरकारें जो बांटती हैं हमेशा, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है। अभी बिहार गवर्नमेंट जो 10th में टॉप करें, फर्स्ट डिवीजन लाए तो इतना पाए, 12th में इतना लाए तो इतना पाए, वो जो दे रहा है, क्या लगता है वो पैसा उसके पास से खर्च हुआ, उससे कोई उसका एसेट्स बढ़ा, कोई लायबिलिटी घटा, फिर भी पैसा जा रहा है वो सब फालतू में। समझ में आ रहा है? एमडीएम योजना में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो खिला रही है खिचड़ी फ्री में, अंडा खिला रही है डेली बच्चों को, से क्या, ना कोई एसेट्स बढ़ रहा है, ना कोई लायबिलिटी घट रहा है, फिर भी खर्चा हो रहा है। तो ऐसे जो एग्जांपल होते हैं रेवेन्यू पेमेंट के। तो सरकार रेवेन्यू पेमेंट भी करता है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आता है, दोनों तरह का। वैसे ही कैपिटल रिसिप्ट भी आता है और कैपिटल पेमेंट भी होता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? और जल्दी बोलो। तो चार चीजें मैंने बताया बजट में होती हैं, एक रिसिप्ट और एक पेमेंट। उस रिसिप्ट में दो पार्ट और फिर पेमेंट में दो पार्ट, कैपिटल और रेवेन्यू। इसको हमको समझना है। तो जब भी खर्चे कुछ होंगे सरकार के पास में, तो या तो उससे कोई एसेट्स उसका बढ़ जाएगा या तो लायबिलिटी घटेगा। लेकिन कई बार कुछ खर्चा होता है सरकार के पास से और कोई एसेट्स भी नहीं बढ़ता है और कोई लायबिलिटी भी नहीं घटता, फिर भी खर्चा हो जाता है, तो वही होता है रेवेन्यू पेमेंट। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो चलिए ओके। तो बजट का मैंने बोला ये पार्ट है, ये कंपोनेंट्स ऑफ बजट इसको हम कह सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फैक्टर, एलिमेंट्स बोला था ना, ये भी बात हुआ था। कंपोनेंट्स ऑफ बजट मतलब एलिमेंट्स ऑफ बजट, फैक्टर्स ऑफ बजट, जिनसे मिलकर बजट बनता है। तो बजट इन्हीं चारों चीजों से मिलकर बनता है। बजट में यही चार तरह के आइटम होते हैं, इन्हीं जितने कोई भी आइटम आएगा तो इन्हीं चारों के अंदर घूमेगा, या तो कैपिटल, या तो रेवेन्यू, या तो रिसिप्ट, या तो पेमेंट। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है।